Started. A very good afternoon to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज जल्दी से मुझे यस या थम्स अप कर दीजिए. फिर आज की अमेजिंग क्लास को हम स्टार्ट करेंगे. आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 7 पर आ गए हैं. कल हमने स्वयंवर की तैयारी कर ली थी और आज स्वयंवर होगा. आज राजकुमार 7 समंदर पार करके राजकुमारी के पास जाएंगे. कोई एक उसका दिल जीतेगा जिसे राजकुमारी मदद करेगी अपने पिता के खिलाफ जाकर चीटिंग करके. प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है. और फिर हम आज शादी भी करवाएंगे उनकी. सो चलिए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी. आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. खूब खुशी खुशी पढ़ना है बेटा, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ना है. ठीक है शालिनी, महीप, नेहा, सबा, मैं बिल्कुल अच्छी हूं. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आपका मॉर्निंग डोज मैंने आज दे दिया था. आई होप आपने सुन लिया, जिसमें मैंने लास्ट क्लास को रिवाइज भी करवा दिया था. एमसीडी लिस्ट आपकी मेरे पास रेगुलर आ रही होगी, मुझे उम्मीद है. मैं सबको तो डेली आंसर नहीं कर पाती, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं क्योंकि, बट मैं कोशिश करती हूँ कुछ कुछ को जरूर आंसर कर सकूं. लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करी थी, जिसका मॉर्निंग डोज रिवीजन मैंने आपको सुबह करवा दिया है. और इंसेमिनेशन के प्रोसेस को हमने स्टार्ट करा था. आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे. बट उसके पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. हमने बात की थी 200 मिलियन से 300 मिलियन राजकुमार जो सीमन के अंदर मौजूद हैं, उनका होगा इंसेमिनेशन, यानी सीमन विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम पेनिस इनटू वजाइना ड्यूरिंग कॉप्युलेशन. 200 से 300 स्पर्म हैं, यानी 1 in a million. 10 लाख में से एक, तो 200 मिलियन में से 200, 300 मिलियन में से 300 जो एग के पास पहुंचेंगे. बट ओनली 1 विल फर्टिलाइज द ओवम, ताकि 1 जाइगोट, 1 एम्ब्रियो, 1 बच्चा पैदा हो. फिर ट्विंस कैसे होते हैं उसकी भी बात करेंगे बाद में. और मैंने आपको बताया था कि आप सब बॉर्न विनर्स हैं, क्योंकि हम सब उस एक स्पर्म से बने हैं, पैदा हुए हैं, जिसने रेस जीती थी. यहां तक सबको याद है अच्छे से? चलिए, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा एज होमवर्क. आइए पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे. सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोग अब फटाफट आंसर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये होमवर्क का ही टॉपिक था. ऑल राइट. सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. एवरेज इंटरवल 28 से 29 डेज का है. पीरियड्स 3 से 5 दिन तक आते हैं. और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो ओनली प्रेगनेंसी है, ये जरूरी नहीं है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ ऑल्सो. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 92% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. ये तो आप लोग फटाफट करवा दोगे, बिल्कुल सही है. रिधिमा, सैयद, निशा, प्रतिभा, भावना, बहुत बढ़िया. लवी, शक्ति, यस. ओव्यूलेशन फेज इज फॉलोड बाय विच फेज, यानी ओव्यूलेशन के बाद क्या आता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ओवरी में, तो ल्यूटियल फेज. और प्रोजेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी होगी. सो ल्यूटियल या सिक्रीटरी में से कोई एक होगा. ये सब तो पहले आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज. सो वेरी इजी क्वेश्चन. 55% ने करेक्ट आंसरिंग की है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए. ये सब मैंने होमवर्क दिए थे बेटा. कितने स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं? मी लिख कर भेजिए. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है बेटा, एल्बिकन्स में नहीं. कॉर्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है. ओनली भी नहीं, लिटिल ईस्ट्रोजन भी निकलता है. सीज घट जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में 50 के आसपास, जिसे मीनोपॉज कहते हैं. और मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम होता है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे, ना कि इस्थमिक इनफंडिबुलर जंक्शन पे. सो 75% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग भी की है. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. लवी, करके आए हो होमवर्क? वेरी गुड. और कितने करके आए हैं? पार्थ ने कर लिया था, बहुत बढ़िया बेटा. शेख, वेरी गुड. समृद्धि, बहुत बढ़िया बेटा. सृष्टि, वेरी गुड.
रजनी, डज नॉट अकर बिटवीन 15th to 28th डे। बेटा ये ल्यूटियल फेज है या सिक्रीटरी फेज है, तो इसके बारे में फॉल्स पूछा है। प्री मेंस्ट्रुअल, हाँ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके बाद नेक्स्ट साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल का, यानी ये मेंस्ट्रुएशन के पहले वाला फेज है, ल्यूटियल फेज है, सिक्रीटरी फेज है। प्रोलिफरेशन नहीं होगा बेटा, प्रोलिफरेशन विल नॉट अकर। 50% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वेरी गुड रवि, होमवर्क किया था, वेरी गुड। ममता, क्या हो गया था, तबीयत खराब हो गई? अरे चलो बेटा, प्लीज सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और थोड़ी भी तबीयत खराब हो तो तुरंत लोकल डॉक्टर को दिखाओ, ताकि अपन उसकी टेक केयर कर सकें, ताकि कम से कम समय में अपन ठीक हो सके और पढ़ाई रिन्यू कर सके। एफएसएच क्या करता है? एफएसएच टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है, ओवरीज का डेवलपमेंट कराता है, मेल्स में सर्टोली सेल पर एक्ट करके स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, फीमेल्स में फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। तो अभी की अगर बात करूं तो मैच्यूरेशन करवाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम में तो एलएच का रोल होता है, तो 4 नहीं हो सकता है। अब बी चेक करो, 1 है, यानी प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, या 4 है कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट। बेटा एक्चुअली ये कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा, उससे प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा, उससे एंडोमेट्रियम प्रिपेयर होगी, सिक्रीटरी बनेगी। तो बेस्ट चॉइस तो बी का 4 है। प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को, और ईस्ट्रोजन के कारण फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, वो सब होता है। 75% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। यस सुश्री, सही आंसर है बेटा। श्रद्धा, ब्रजेश, बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। अगर एक लेडी की एक ही ओवरी है तो हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर? एक साल में कितने बार ओव्यूलेशन हो सकता है? बेटा मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट मंथ, ऑल्टरनेट ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। सपोज राइट ओवरी है ही नहीं, तो लेफ्ट ओवरी में जनवरी में, मार्च में होगा, मई में होगा, जुलाई में होगा, यानी 6 बार ही ओव्यूलेशन होगा। 6 टाइम्स पॉसिबल है प्रेगनेंसी होना, तो प्रेगनेंसी का चांस 50% हो गया। पर ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, ऑफ कोर्स शी कैन गेट प्रेग्नेंट। 80% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा पीवाईक्यू भी है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस अनुज, बिल्कुल सही आंसर है। सृष्टि, नेहा, रिधिमा, ब्रजेश, करेक्टली मैच। मेंस्ट्रुएशन के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, ये सही बात है। ओव्यूलेशन के टाइम पर एलएच का भी पीक है, एफएसएच का भी पीक है। बेटा प्रोजेस्ट्रॉन का तो भी सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मिड साइकिल में एफएसएच भी पीक है, एलएच भी पीक है, ईस्ट्रोजन भी पीक है, पर प्रोजेस्ट्रॉन का फॉल नहीं हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन तो अभी तक बना ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगा, सिक्रीटरी फेज होगा और प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होगा, ये सही बात है। प्रोलिफरेटिव फेज होगा तो जल्दी जल्दी एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा, और हाँ ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन होता है। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। 60% ने करेक्ट भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी चैट्स में सही आंसर दे रहे हैं। रंजीत, अंजलि, ऐशा, वेरी गुड। अमन, सही आंसर है। हॉर्मोन्स फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकलता है जो ओवरी में चेंजेस लाता है, और ओवरी से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं जो यूट्रस में चेंजेस लाते हैं। सो बोथ ओवरीज एंड एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों के हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। 80% ने करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखो बेटा, इसे ये और ये एनसीईआरटी में क्या मार्क करा है? एनसीईआरटी में इसे प्राइमरी फॉलिकल बोला है, इसे सेकेंडरी फॉलिकल बोला है, इसे फिर टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बोला है, और ये फाइनली कॉर्पस ल्यूटियम होगा, और इधर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। तो ए प्राइमरी फॉलिकल है, इसे गैमीट नहीं बोलते बेटा, इसे गैमीट नहीं बोलते, इसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। बी तो कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है,
सी मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल है जो रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, और डी टर्शरी फॉलिकल है ही नहीं बेटा, वो तो कॉर्पस ल्यूटियम है। 75% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है, बहुत बढ़िया बेटा। ये मैं आपको करो ट्राई। मैंने आपको पोलर बॉडी सिखाया था, यहां ओवा पूछा है, देखते हैं कौन आंसर करता है। ये तो मैं आपको करवा चुकी हूं यार, करवा चुकी हूं। 30 साल की उम्र है, 16 साल पे प्यूबर्टी आई थी, तो 30 माइनस 16 यानी 16 ईयर से उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो 192 मंथ्स से उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ है। ओवा, ओवा पूछ रहे बेटा, ओवा, ओवा। अब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ओवा तो एक्चुअली तब बनेगा जब प्रेगनेंसी होगी, ओवा तब बनेगा जब प्रेगनेंसी होगी, पर अभी कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसे सेकेंडरी oocyte मान लेते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन कुछ दिया नहीं है। तो हर महीने फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनता है बेटा, हर महीने बनता है। अगर 1 चाइल्ड कर देंगे, 1 चाइल्ड, तो इसमें से -15 हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। ये आपको समझना पड़ेगा, और वैसे ये गलत है। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 16 है ना, तो 14 ईयर्स होगा ना ये। हाँ, तो 14 इंटू 12 28 और 14 168 मंथ्स होंगे, 168, तो 168 आंसर होगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेटा। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि शी हैज 1 चाइल्ड, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि वो ये नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं कि जिस मंथ प्रेगनेंसी होती है उस मंथ मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और ओवा बनता है, तो 1 ओवा आंसर होगा, 1 ऑप्शन होगा। 80% ने करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा। ये मैं आपको करवा चुकी हूं, ये मैं क्लास में करवा चुकी हूं। सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। मैंने लेक्चर नंबर 5 में करवाया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में। मैंने बताया था कि जितने ईयर एज है उसमें से प्यूबर्टी माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय 12 करके मंथ्स निकाल लो, और जितने चिल्ड्रन दिए हैं या प्रेगनेंसी दी है उतना -15 हो जाएगा हर बार, उतना हर बार सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी बनी है, और जितने बच्चे हैं उतने महीने उतनी बार ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनी है। मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड डक्ट्स। बेटा हमने पढ़ा था कि FSH तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है, और टेस्टिस से जो एंड्रोजन्स निकलते हैं वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, सेक्स डिजायर, वो सब करवाते हैं कंट्रोल। 82% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आंसरिंग कर रहे हो यार आप लोग, वेरी गुड। पॉल्स बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुएशन अकर्स जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप करेगा, इसीलिए एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी, ट्रू है। मेंस्ट्रुएशन अकर जस्ट आफ्टर FSH-LH पीक, नहीं बेटा, FSH-LH की पीक तो मिड साइकिल में ही हो जाती है, उसके ठीक बाद में थोड़ी ना मेंस्ट्रुएशन होता है। ईस्ट्रोजन लेवल्स जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन राइज करते हैं, यानी मिड साइकिल में, यस वो राइज करते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल आफ्टर ओव्यूलेशन राइज करेंगे, क्योंकि तभी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज करेगा ल्यूटियल फेज में, और सिक्रीटरी फेज यूट्रस के अंदर होगा। बिल्कुल करेक्ट है, 70% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा याद रखना, जब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों का लेवल फॉल होगा, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होगा। पर एक चॉइस अगर करनी है तो ड्यू टू लैक ऑफ मेन हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। बोथ होगा तो बोथ ऑप्शन लगा देंगे, वरना एक चॉइस अगर करनी है तो डेफिनेटली इट विल बी प्रोजेस्टेरॉन। 95% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है आपको एक क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात बताती हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक लेडी आई जिसके अबॉर्शन की हिस्ट्री है, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स भी डे 1 पे नॉर्मल है, फिर अबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ऐसा क्यों? बेटा अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अच्छे भी हैं, पर अगर ईस्ट्रोजन ही इनफ नहीं बन रहा होगा तो एंडोमेट्रियम थिक ही नहीं होगी, और जब तक एंडोमेट्रियम थिक नहीं होती तब तक प्रोजेस्टेरॉन उस पर एक्ट करके ग्लैंडुलर नहीं बनाता, सिक्रीटरी नहीं बनाता। तो ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
बिल्डअप 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 यानी प्रोलिफरेशन करना, उसे मोटा करना, ये काम ईस्ट्रोजन का है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। 55% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलो नहीं नहीं, अभी क्लास नहीं छूट रही है। आ जाओ बेटा, स्वयंवर रचाएंगे, आज की क्लास शुरू करेंगे, आज की क्लास शुरू करेंगे। कितने खुश हो गए, वाह वाह, एक बार तो आई है चेहरे पे स्माइल। चलिए आइए बेटा लिखते हैं, हम बहुत मजे आएंगे। देखो हमें पता है ओव्यूलेशन जब होता है तो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। बेटा ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अकेला नहीं आया, ये जोना कोरोना के साथ आया है, जिसे टोटल मिलाकर एग कहते हैं, एग। अब ये एग कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, ये एग कितने दिन तक जिंदा रहता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। ये मैक्सिमम 48 आवर्स, कभी कभी 3 दिन भी, बट हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं, एवरेज 48 आवर्स में मर जाता है। तब तक स्पर्म आना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है। मेरे प्यारे नादान परिंदों ध्यान से सुनो, वैसे तो स्पर्म जब टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है तो उसकी काफी लंबी लाइफ है, क्योंकि उसे एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, फिर पेनिस से बाहर निकल के फिर फीमेल बॉडी में आना है, तो वो तो काफी लंबा टाइम होता है। लेकिन एक बार जब सीमन के अंदर वो रिलीज हो गया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ गया, यानी वेजाइना के अंदर आ गया, अब वो कितने दिन जिंदा रहेगा, हम वो बात कर रहे हैं। बेटा वो 48 से 72 आवर्स अप टू 5 डेज मान लो आप, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन तक जिंदा रहता है। और इस दौरान उसे वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, उन सबको क्रॉस कर कर राजकुमारी तक पहुंचना है। तो स्पर्म की वायबिलिटी जो है वो करीब इतनी है। अगर सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली ये दोनों मिले एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वरना नहीं। और इसीलिए हमने सीखा था नॉट ऑल कॉप्युलेशंस लीड्स टू प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन। अब बेटा एक डायग्राम मैं बना रही हूं, आपको बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना तो भी चलेगा। आप सबको एक बेसिक आइडिया है, एक बेसिक आइडिया है कि यहां कहीं पर ओवम आ गया है जिसके पास जोना और कोरोना लेयर्स हैं। ये है जोना पेल्यूसिडा और ये है कोरोना रेडिएटा। बेटा जब स्पर्म आते हैं, स्पर्म सबसे पहले यहां आए वेजाइना में, वेजाइना में। बेटा वेजाइना में ना एसिडिक पीएच होता है, पहले हम लोग डिटेल में पढ़ाते थे। वेजाइना का पीएच जो होता है ये एसिडिक होता है, और आपको याद है मैंने बताया था कि सीमन का पीएच अल्कलाइन होता है। सीमन का पीएच हमारे ब्लड की तरह होता है, मोर देन 7.4 के आसपास। वेजाइना एसिडिक होती है 4 to 5 पीएच। उसका रीजन ये होता है बेटा, ताकि वेजाइना एक बॉडी की एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो बैक्टीरिया, फंजाई का इन्फेक्शन कॉमनली ना हो, इसीलिए नेचर ने उसे एसिडिक बनाया है। तो काफी सारे स्पर्म्स जो है, वैसे तो सीमन अल्कलाइन है, तो वो अपने साथ अल्कलाइन प्लाज्मा लेकर आए हैं, बट फिर भी कुछ स्पर्म्स वजाइना की एसिडिटी नहीं झेल पाते हैं और मर जाते हैं। तो 200 मिलियन से 300 मिलियन जो है उनमें से कुछ तो यहीं पर निपट जाते हैं, मर जाते हैं। फिर बाकी के सर्विक्स तक पहुंचते हैं। बेटा सर्विक्स के अंदर क्या होता है, जब भी ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस समय पर एक थिक म्यूकस का, गाढ़ा श्लेष्म का प्लग बन जाता है। ये इसलिए होता है ताकि अगर प्रेगनेंसी हुई और यहां आकर इंप्लांट हुई एंडोमेट्रियम में, तो कहीं वो नीचे ग्रेविटी के कारण एबॉर्शन ना हो जाए, तो सर्विक्स में थिक प्लग होता है। इनफैक्ट कई जगह पर ओव्यूलेशन टेस्ट ऐसे किया जाता है कि ओव्यूलेशन के दिन पास आ गया है ताकि कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सके, तो सर्विक्स जो होता है वहां से थिक थिक म्यूकस जैसा प्रोड्यूस होता है। तो काफी सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो इस सर्विक्स के थिक म्यूकस में अटक जाते हैं।
और मर जाते हैं, 3-4 दिन में तो मर ही जाएंगे वो। तो कुछ वेजाइना की एसिडिटी में मर जाते हैं और कुछ सर्विक्स की थिक म्यूकस में मर जाते हैं। जो बचते हैं वो बेचारे और ऊपर चढ़ते हैं। बेटा पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये एंटी ग्रेविटी चढ़ रहे हैं, एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, ये है पूरा यूट्रस। अब इनमें से जो स्लो मूविंग है, धीरे चलते हैं, पता पड़ा 3-4 दिन यहां तक आने में ही लग गए और मर गए, तो वो भी यही निपट गए। अब और जो आगे जाएंगे उनमें से कुछ पता पड़ा रॉन्ग फैलोपियन ट्यूब में चले गए, रॉन्ग फैलोपियन ट्यूब में। बेटा जो रॉन्ग फैलोपियन ट्यूब में चले गए वो भी निपट गए, वो भी मर जाएंगे जैसे उनकी एज पूरी हो जाएगी। यानी यूट्राइन या फैलोपियन ट्यूब का जो छेद है इसे यूटराइन ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया छेद, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बीच में राइट सही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना भी बहुत जरूरी है। बेटा 1 मिलियन में से 1 स्पर्म है जो यहां पहुंचता है, बाकी सब यहीं मर जाते हैं, बाकी सब यहीं निपट जाते हैं। केवल 1 in a million यहां पर रीच करता है। सो यहां पर 1 in a million, इंग्लिश का हॉलीवुड का एक गाना भी है, यू आर 1 in a million फॉर मी, वो यहां पहुंचता है। आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। अब ये तो अलग ही बैल्कनी में चले गए, वहां तो राजकुमारी है ही नहीं। अब इन्हें इस पूरे फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करना है, इस पूरे फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करना है। तो कुछ तो यही मर जाते हैं जिनकी स्पीड कम है, इसीलिए तो बहुत तेज भागने वाले ही आगे तक जाएंगे। अब फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करने के बाद भी डायरेक्ट राजकुमारी तक नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट राजकुमारी मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है, जो अटका हुआ है बेटा मेटाफेज 2 के अंदर, नहीं, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स हैं जोना और कोरोना। ये फ्रेंड्स कहती है कि भाई अगर हमारे जीजा जी बनना है तो पहले हमको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हमारी बहन को, हमारी फ्रेंड को, जो हमारी बहन जैसी है, बहन ही है, उसको प्रेम से रखेंगे। तो यहां भी उस स्पर्म को टेस्ट देना पड़ेगा। तो कोरोना रेडिएटा को टेस्ट देना पड़ेगा, जोना पेल्यूसिडा को टेस्ट देना पड़ेगा। इनको सबसे पहले जो इनके टेस्ट में पास होगा वो पहला राजकुमार हमारी राजकुमारी का दिल जीतेगा। फिर राजकुमारी मदद करेगी कि सिर्फ उसी से एक शादी हो उसकी। यानी वाकई में स्पर्म जो है वो 7 समंदर पार करके आया है। पहला समंदर है वेजाइना, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है यूट्रस, चौथा है ये करेक्ट फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, 5वां है फैलोपियन ट्यूब, 6th है कोरोना रेडिएटा और 7th होगी जोना पेल्यूसिडा। तब जाकर वो सेकेंडरी oocyte के अंदर घुस सकता है, तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ओवम फर्टिलाइजेशन आगे की कहानी होगी। यानी गाना तो हीरोइन ने गाया था, पर गाना हीरो को चाहिए था। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गया, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। राइट, चलिए अब सच्चा मोहब्बत तो ऐसी ही होती है बेटा, सच्ची मोहब्बत है ये। अब आइए हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं काश हमें भी एक ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की मिले जो हमारे लिए भी 7 समंदर पार कर ले, जो हमारे लिए भी घर वालों से अगर जरूरत पड़े तो बगावत तक कर जाए, जो पूरे जीवन हमारा साथ निभाए। आमीन, सबके साथ ऐसा ही हो। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हाँ, मैं तो बहुत लकी हूं भाई, मुझे तो मिल गया है ऐसा लड़का, आपके सर समीर सर, और वो भी बहुत लकी है क्योंकि उनको भी मिल गई है आपकी गुरु माँ। तो हमारा प्रेम तो बिल्कुल ऐसे ही है, 7 समंदर पार वाला है, बिल्कुल। हाँ, घर वालों के अगेंस्ट तो नहीं जाना पड़ा हमको,
हमारे घर वाले जो हैं वो राजी ही थे, दोनों फादर जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट वी हैड आवर वेरी वेरी ओन स्ट्रगल्स इन लाइफ जो हम साथ चल रहे हैं। और आप सब हमको ब्लेस करिए, हमको दुआएं दीजिए कि ऐसे ही हमारा साथ फॉरएवर फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर के लिए बना रहे। ठीक है, चलो। वेरी रेयर बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड योर गुरुमा इज अ लाइव एग्जाम्पल बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स। तो आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा, अपने को सही बने रहना है, ईश्वर ऐसा ही करे, ईश्वर का साथ हमेशा बना रहे। चल, अब फर्टिलाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? तो आप कहोगे गुरुमा फर्टिलाइजेशन का तो सिंपल सा मतलब है कि ओवम और स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बनाए। बिल्कुल सही बात है, हमारी एनसीईआरटी में भी यही लिखा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ। बेटा स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड बनेगा। कब बनेगा? जब स्पर्म अंदर घुसेगा, ओवम बनेगा। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इतनी सारी बेस्ट विशेस के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू सो मच। सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म या मेल गैमीट विथ हैप्लॉइड ओवम या फीमेल गैमीट टू फॉर्म। बेटा पहला सेल कौन सा बनता है? जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड, यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी। अभी हम सब सीखेंगे। तो हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, इनका फ्यूजन होगा और बनेगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। एनसीईआरटी ने भी यही परिभाषा, डेफिनेशन दी है फर्टिलाइजेशन की। पर मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फाइनल स्टेप तो ये है, पर कहां से मानते हैं? जब सीमन डिपॉजिट हो गया वेजाइना में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो तो इनसेमिनेशन का प्रोसेस है, जो सीमन रिलीज हुआ, फिर वहां से लेकर और फाइनल फ्यूजन तक जितनी भी घटनाएं हैं उसे टोटल फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स के अंदर मानते हैं। सो ऑल इवेंट्स, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में तो ऊपर वाली लाइन ही लिखी है। ऑल इवेंट्स फ्रॉम गैमीट ट्रांसफर, यानी जैसे ही सीमन यानी स्पर्म वेजाइना में आ गया, अप टू, वहां से लेकर फाइनली जो फ्यूजन होगा, जो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन है, एक्चुअली फाइनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ स्टेप्स आएंगे जो हम सीखेंगे, फ्रॉम गैमीट ट्रांसफर अप टू फ्यूजन। नाउ इसके अंदर पहला स्टेप आएगा बेटा कैपेसिटेशन। मैं बताऊंगी आपको, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जितना हम आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आए हैं या आ सकते हैं। सेकेंड स्टेप है एग्लूटिनेशन। अभी हम सब पढ़ेंगे बेटा धीरे धीरे, वी विल रीड एवरीथिंग। इस पर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। थर्ड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन। ये हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, इट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी, सो दिस इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। हम सब सीखेंगे अभी। फोर्थ स्टेप है फास्ट एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक ही स्पर्म आए, बहुत सारे नहीं आए। पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे स्पर्म की एंट्री। इसमें बेटा ये शब्द जो है ये एनसीईआरटी में दिया है, पॉलीस्पर्मी। और फाइनली जो फ्यूजन होगा, फाइनली उसे कहते हैं एक्चुअली फर्टिलाइजेशन, जो फाइनल स्टेप है, या सिनगैमी। सिन का मतलब भी होता है फ्यूजन, गैमी मतलब शादी। ओवम और स्पर्म की होगी शादी।
यहां तक लिख लो तो जरा मुझे एक बार डन कर दीजिए। हो जाए तो एक बार डन कर दो मुझे, डन 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 डन। हो गया बेटा, चल आओ। अब इस कहानी को समझने से पहले हमें ओवम का स्ट्रक्चर समझना है। ओवम का स्ट्रक्चर प्लीज मेरे साथ ड्रॉ करिए, मेरे साथ ड्रॉ करिए, मेरे साथ ड्रॉ करिएगा। चल, बेटा ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। जब स्पर्म की एंट्री होगी, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, तो यही फ्यूचर में ओवम बनाएगा जिसे हम फीमेल गैमीट कहेंगे, और सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी जिसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। इसी को ऊटेड भी कह देते हैं, ओवम या ऊटेड या फीमेल गैमीट फ्यूचर में। ये बेटा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, येलो कलर से जो बनाई है, ये सेकेंडरी oocyte, वो जो लड़की घर से भागी है वो एक एनिमल सेल है, तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी बेटा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा। इधर मान लो ये न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड, और ये सारा साइटोप्लाज्म है। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक स्पेशल ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह भरे रहते हैं, वो क्या है वो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये सारे जो हैं ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये सब सेकेंडरी oocyte के इनसाइड हैं बेटा, ये सब सेकेंडरी oocyte के अंदर है। ये जो मैंने बनाई है ये इसकी पक्की वाली फ्रेंड है बेटा, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। सेकेंडरी oocyte ने फॉर्म की थी, अगर आपको याद हो, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है, सेल्स इसमें नहीं होते हैं। तो ये है जोना पेल्यूसिडा और ये है सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ आपको याद होगा बेटा कोरोना रेडिएटा की फ्यू लेयर्स थी, ये सारे फॉलिक्यूलर सेल्स ही थे जो जोना पेल्यूसिडा के आसपास थे। और आपको याद होगा बेटा ये भी भागे थे घर से, ये फ्रेंड है इसकी, फ्यू लेयर्स लाइक दिस। मैं एरो थोड़े डिफरेंट कलर से बना देती हूं ताकि आपको दिख जाए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, और ये जोना पेल्यूसिडा है, और ये सारी लेयर्स जो हैं ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा। अब बेटा ध्यान से सुनो, कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं, ये कौन से टिश्यू के सेल्स हैं? याद करो, लिखना मत। याद है ये ओवरी थी,
ओवरी के अंदर ये मेड्यूला था, कॉर्टेक्स था, इस पूरे को मिलाकर स्ट्रोमा कहा था। मैंने आपसे क्या कहा था, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है, यानी जितने भी फॉलिक्यूलर सेल्स थे, ग्रैन्युलोसा सेल्स जिन्हें कहा था, वो सब कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। यानी कोरोना रेडिएटा भी जो है ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। और अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू याद हो बेटा, जब एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, प्रोटीन के धागे, कोलेजन, इलास्टिन, वो फाइबर्स होते हैं, और हाइल्यूरोनिक एसिड बीच बीच में भरा होता है, सीमेंटिंग मटेरियल। कितने स्टूडेंट्स को याद है? तो इन सेल्स के बीच बीच में यहां पर सीमेंटिंग मटेरियल भरा हुआ है, एंड दैट इज द हाइल्यूरोनिक एसिड, जिसने इन सेल्स को बाइंड करके रखा हुआ है। मैं पूरे में नहीं बना रही हूं। दिस इज हाइल्यूरोनिक एसिड, सीमेंटिंग मटेरियल। तो ये सारा है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड बेटा, अगर बायोमोलिक्यूल्स आपको याद हो, ये एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड दिस इज द सीमेंटिंग लेयर, ग्राउंड सब्सटेंस, याद आ रहा है, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। अब एक ऐसी लेबलिंग है जो एनसीईआरटी के डायग्राम में दी है, थ्योरी में कहीं नहीं दी ना, डायग्राम में उसका मतलब एक्सप्लेन करा है, पर डायग्राम में दी है। मैं इस स्पेस की बात कर रही हूं, इस वाली स्पेस की, ये जो स्पेस है, इस स्पेस की। बेटा ये स्पेस किसके बीच में है? एक तरफ तो अंदर सेकेंडरी oocyte है और बाहर जोना पेल्यूसिडा है। इसके बीच में ये जो स्पेस है बेटा, इसे कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। पेरीविटलाइन स्पेस। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ये चैप्टर कभी पढ़ा है पर उन्हें ये स्पेस का याद ही नहीं है या कभी ध्यान नहीं दिया? पेरीविटलाइन स्पेस, दिस इज द स्पेस बिटवीन बाहर की तरफ जोना पेल्यूसिडा और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। बेटा ये एनसीईआरटी के डायग्राम में बनी हुई है, अभी आपको दिखाऊंगी, डायग्राम में बनी हुई है, इसलिए क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जब पूरा स्पर्म एंटर करता है, पहला स्पर्म, और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तो सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है और एक छोटू सी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। वो सेकेंड पोलर बॉडी यहीं डाल दी जाती है इस पेरीविटलाइन स्पेस में, और फिर वो मर जाती है। ठीक है, ये बात हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूं। तो ये होता है ह्यूमन एग, जिसके अंदर फीमेल गैमीट भी बनेगा और उसकी लेयर्स, कवरिंग्स भी हैं, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, और बहुत सारे राजकुमार आ रहे हैं, बहुत सारे राजकुमार आ रहे हैं। कितने राजकुमार आ रहे हैं? 200 से 300 स्पर्म्स ही हैं जो इस एग के आसपास पहुंचते हैं, पर उनमें से भी एक ही है जो अंदर घुसेगा। हो जाए तो जरा डन कर दीजिए। सुहेल को याद है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आइए हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन प्यारे नादान परिंदों, एनसीईआरटी में इसका जिक्र तक नहीं है, नामो निशान नहीं है, पर 2 टाइम्स नीट के अंदर PYQ आया है। क्या मतलब है कैपेसिटेशन का? ध्यान से सुनिए। जब ये 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म्स वेजाइना में आते हैं, तो ऐसा समझ लो ये राजकुमार है स्वयंवर के लिए। तो बेटा जो राजा है, महाराजा, राजकुमारी के पिता, वो इनकी हेल्प करते हैं। कैसे? नंबर 1, ये सब रथ पर सवार होकर आए हैं, तो रथ तो बहुत भारी होता है, 4-4 पहिए होते हैं, 8-8 पहिए होते हैं, इतनी दूर जाना है फैलोपियन ट्यूब राजकुमारी तक, तो ये उनको घोड़े देते हैं, फास्ट चलने वाले घोड़े। यानी स्पर्म को ऑलरेडी मोटिलिटी आती है, उसके पास टेल है, फ्लैजिला है,
पर वो फ्लैजिला की स्पीड बढ़ा देगा। कौन बढ़ा रहा है? ये फीमेल की बॉडी, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प कर रहा है स्पर्म को टू बिकम मोर एक्टिव, मोर फास्ट। और दूसरा, उन्हें कहते हैं देखो घोड़े पे इतनी दूर जाना है तो अपना जो मुकुट है, क्राउन, उसको रख दो साइड में। बेटा क्यों रख दो? अभी समझाती हूं आपको। यानी ऐसा समझ लो स्पर्म को और मैच्योर किया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, ताकि उनमें से एक राजकुमार की शादी हो सके। इसे कैपेसिटेशन कहते हैं। एक स्पर्म की मैच्योरिटी हुई थी कहां? एपिडिडाइमस में, जहां उनको चलना सिखाया था। यहां उनको दौड़ने और तेज स्पीड कर दी जाएगी और साथ में मुकुट उतारा जाएगा। बताऊंगी इसका मतलब। ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हेल्प कर रहा है। 6 से 7 घंटे लगते हैं ये सब काम होने में। इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। सो दिस इज फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन। और मैच्यूरेशन होगा अभी। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग फास्ट करा जाएगा। मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड। ये पूछा था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर आपने ये पढ़ा नहीं है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि स्पर्म का मैच्योरेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी हो सकता है। एंड यही पूछा गया था। दिस वाज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन। और ये सब करने में, घोड़ा देने में, मुकुट उतारने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। टेक 6 to 7 hours to make sperms more capable। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तभी कैपेसिटेशन। मोर केपेबल किस चीज के केपेबल बनाना है? ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवम। स्पर्म को मोर केपेबल बनाएंगे बेटा, मोर केपेबल। 6 से 7 घंटे लगते हैं ये करने में। आओ बेटा सबसे पहले आपको सिखाती हूं कि रथ से घोड़े देने का क्या मतलब है। घोड़े बेटा एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये स्पर्म है, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और ये टेल है। यहां पर एक्रोजोम है, यहां न्यूक्लियस है। बेटा होता क्या है, जैसे ही स्पर्म्स फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, सर्विक्स, यूट्रस में आते हैं, ढेर सारा कैल्शियम आयन अंदर जाता है। कैल्शियम आयन इस कैल्शियम आयंस के कारण से फ्लैजिला की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो थोड़े स्लो मूविंग है वो भी और फास्ट मूविंग हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी फास्ट मूविंग है वो वेरी फास्ट मूविंग हो जाते हैं। ये मतलब है रथ से उतारकर घोड़े देना। तो सबसे पहले कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होता है इनटू स्पर्म्स, अंदर जाते हैं इनटू स्पर्म्स। याद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी हमने यही पढ़ा था, जब कैल्शियम अंकल आए थे तभी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीजेस। और हम ये चाहते भी हैं ताकि कम से कम एक राजकुमार तो पहुंचे अपनी हीरोइन तक। बेटा विप्लैश मूवमेंट होता है। अब ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कोई बात नहीं है। विप्लैश मतलब हंटर, यूं ऐसे ऐसे मोटिलिटी हो जाती है, फास्ट हो जाता है। आप तो इतना समझ लो, कैल्शियम आयंस के कारण स्पर्म की मोटिलिटी फास्ट हो जाती है। अब मुकुट उतारने से क्या मतलब है? मुकुट उतारना बेटा होता क्या है, ये जो एक्रोजोम है आपको पता है इसके अंदर एंजाइम्स हैं। यही एंजाइम्स हैं जो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा उसे डाइजेस्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, तब जाकर स्पर्म अंदर घुसेगा। पर बेटा इसके बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको मालूम है ये एक एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें लिपिड की बाइलेयर होगी, प्रोटीन्स होंगे बीच बीच में, और लिपिड की टेल्स के बीच बीच में कोलेस्टेरॉल भी होगा। याद है बेटा, कोलेस्टेरॉल भी होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ाया है बॉटनी में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि वहां सेल वॉल है एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो ये टोपी, ये एक्रोसोम बर्स्ट हो, तभी एंजाइम्स रिलीज होंगे, तभी वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढीला करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो होता क्या है एक्चुअली, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं या रीअरेंज कर देते हैं। कुल मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूज हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ताकि आगे जाकर जल्दी से वो बर्स्ट हो जाए और एक्रोसोम भी बर्स्ट हो जाए। क्योंकि एक्रोसोम भी गोल्जी बॉडी है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम, अगर आपको याद हो। ये मतलब है बेटा मुकुट उतारना। सो डीस्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। बेटा आप ये सब नहीं भी याद रखोगे, आपको तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या होता है कैपेसिटेशन, कहां होता है? बाय, एक तो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, खा जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं। फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है एनिमल सेल में। और दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अगर आपको याद हो बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये शुगर्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ जुड़ी रहती हैं, इनका भी रीअरेंजमेंट कर देते हैं या कुछ कुछ रिमूव कर देते हैं। कुल मिलाकर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कमजोर करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इतना सब नहीं भी याद रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कैपेसिटेशन का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेक स्पर्म्स मोर केपेबल फॉर फर्टिलाइजिंग द ओवम। यहां तक हो गया तो जरा डन कर दीजिए। अब बेटा एक बात समझो, कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म्स लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। कुछ वेजाइना की एसिडिटी में मर गए, कुछ सर्विक्स के थिक म्यूकस में मर गए, कुछ यूट्रस की एंटी ग्रेविटी चढ़ ही नहीं पाए, पहले ही उनकी एज हो गई, समय हो गया, मर गए। कुछ गलत फैलोपियन ट्यूब में घुस गए। अब जो सही फैलोपियन ट्यूब में घुसे, तो मान लो अगर मैंने गाय का मतलब डॉग का सीमन फीमेल कैट के वेजाइना में डाला और कुत्ते का स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया सही वाले, तो क्या डॉग का स्पर्म और फीमेल कैट का ओवम फर्टिलाइज कर सकता है? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। इंसान का सीमन ही इंसान के ओवम के साथ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ऐसा थोड़ी है कोई भी दूसरी प्रजाति, कोई भी दूसरे स्पीशीज का सीमन आप किसी भी दूसरे में डालोगे फीमेल के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सेकेंड स्टेप के कारण नहीं होता, जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, इस पर भी PYQ आया हुआ है, आइए समझते हैं। बेटा एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है, जैसे ये स्पर्म है और ये सेकेंडरी oocyte है जो फ्यूचर में ओवा बनेगा। तो बेटा स्पर्म के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और ऐसे ही ओवम सेकेंडरी oocyte के सरफेस पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इनफैक्ट ये शुगर्स के साथ जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाते हैं। बेटा ये स्पेसिफिक हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक। पर्टिकुलर स्पीशीज के स्पर्म पर जो प्रोटीन है वो उसी स्पीशीज के ओवम पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसी के साथ कंपैटिबिलिटी है। इसीलिए अगर इंसान के अंदर आपने गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का, किसी के मेल का सीमन डाल भी दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो अट्रैक्शन ही नहीं होगा, स्पर्म आएगा ही नहीं फीमेल गैमीट के पास तक। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं बेटा एग के सरफेस पर एंड स्पर्म के सरफेस पर। तो स्पर्म के सरफेस पर उन्हें कहते हैं एंटी फर्टिलाइजन। एंटी फर्टिलाइजन ये एसिडिक प्रोटीन्स हैं बेटा, एसिडिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स ऑन सरफेस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सरफेस पर, वही बेटा जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली। तो ये प्रोटीन्स हैं स्पर्म के सरफेस पर,
मैं इसे एज से याद कराती हूं। एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के सरफेस पर है और ओवम के सरफेस पर जो होता है उसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन। ये प्रोटीन्स तो हैं ही, शुगर के साथ जुड़ गए हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये ओवम के सरफेस पर है। एक्चुअली ओवम नहीं है, अभी तो सेकेंडरी ओसाइटी है, उसके सरफेस पर है। बेटा स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये तो याद रहता है एक फर्टिलाइजिन है एक एंटी फर्टिलाइजिन है, पर स्पर्म पे कौन सा है ओवम पे कौन सा है। तो एज से याद रख लेना कि एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के सरफेस पर है, तो इसीलिए इसे एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी के कारण से पर्टिकुलर स्पीशीज के स्पर्म ही पर्टिकुलर स्पीशीज के ओवा के साथ फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक। कितना सोचकर प्रकृति ने बनाई है सब चीजें, हैरान होना चाहिए साइंस पढ़ पढ़ के। यानी दिस इंश्योर्स सेम स्पीशीज का जो गैमीट है वही रिकॉग्नाइज हो, पहचाना जाए और उसी को अंदर घुसने की इजाजत होगी, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, सेम स्पीशीज के बीच में ही फर्टिलाइजेशन होगा, यानी यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बेटा आइसोलेशन मतलब अकेले अकेले, तो हर स्पीशीज अलग अलग रहेगी, आपस में स्पीशीज आइसोलेटेड है बेटा, रिप्रोडक्टिविकली आइसोलेटेड है, आपस में मेटिंग नहीं कर सकती हैं। सो एग्लूटिनेशन का मतलब है कीमो अट्रैक्शन है। बेटा इन केमिकल्स के कारण अट्रैक्शन होता है। ये केमिकल्स हैं बेटा, क्या क्या, एंटी फर्टिलाइजिन जो स्पर्म के सरफेस पर है, और फर्टिलाइजिन जो एग के सरफेस पर है। इनके बीच में केमिकल अट्रैक्शन होगा और केवल सेम स्पीशीज के स्पर्म को ही फर्टिलाइज करने दिया जाएगा। बेटा ये पीवाईक्यू आया हुआ है, एंटी फर्टिलाइजिन पर पीवाईक्यू आया हुआ है। एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के सरफेस पर है और फर्टिलाइजिन एग के सरफेस पर है। ये नेचर ने बनाया है बेटा। एक्चुअली होता क्या है, ये जो प्रोटीन्स है ना, इनमें अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस यूनिक होता है। कितना ब्यूटीफुली नेचर ने बनाया है, यूनिक होता है बेटा। पर्टिकुलर स्पीशीज का जब स्पर्म बनेगा या एग बनेगा तो उसमें जो कुछ सरफेस पर प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे, उनके अंदर जो प्रोटीन में अमीनो एसिड है उनका नंबर, सीक्वेंस, या ग्लाइकोप्रोटीन में जो साथ में शुगर्स ऐड हो रही हैं वो फिक्स्ड होती है कि किस स्पीशीज में कैसी होंगी, और सेम स्पीशीज वाले ही आपस में अट्रैक्ट करते हैं वरना नहीं करते। अमेजिंग अमेजिंग। अब आइए थर्ड स्टेप समझते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया है, एंड दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। यानी अभी तक कहानी में क्या हो गया है स्टूडेंट्स, अभी तक कहानी में यह हो गया है कि वेजाइना को जो क्रॉस कर पाया, एसिडिटी झेल पाया, सर्विक्स के थिक म्यूकस को झेल पाया, यूट्रस में भी और ऊपर तेज चल के आ गया, सही फैलोपियन ट्यूब में आ गया, एएफएफ रिएक्शन के कारण और तेजी से अट्रैक्ट हुआ एग की तरफ। बेटा जैसे ही बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचेंगे एग के आसपास, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जोना पेल्यूसिडा है, और ये मान लीजिए कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। बेटा होता क्या है, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ना, जोना पेल्यूसिडा, यहां से कुछ ऐसे रिसेप्टर्स निकले रहते हैं बाहर, वही प्रोटीन्स ही है बेटा, कुछ कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है ना ये, ऐसे
इन्हें बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर्स। बेटा स्पर्म्स भागते हैं, वो जो 200-300 स्पर्म सही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एग की तरफ, तेजी से भागते हैं, और सबसे पहले जो स्पर्म जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को टच करता है वो राजकुमारी का दिल जीत लेगा, उसी से शादी होगी। बाकी भी सब आ रहे हैं बेटा, भाग के आ रहे हैं, देखो भाग के आ रहे हैं, ये भाग के आ रहे हैं। यानी when sperm touches zona pellucida receptor, इसे बेटा ZP3 रिसेप्टर बोलते हैं। बहुत सारे और भी रिसेप्टर्स होते हैं, आप एमबीबीएस में डिटेल में पढ़ेंगे। सो जब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को टच करेगा, जैसे ही टच करता है बेटा इसका एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा, यानी अभी भी हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है, न्यूक्लियस है, पर एक्रोसोम बेटा बर्स्ट हो गया। पहले ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लूज कर दिया गया था कैपेसिटेशन के दौरान ऑलरेडी, तो ये एक्रोसोम जो है बेटा ये बर्स्ट हो जाएगा, और एक्रोसोम के अंदर जितने भी एंजाइम्स थे वो सब रिलीज हो जाएंगे। इन्हें हमने स्पर्म लाइसेंस कहा था, अगर आपको याद हो। तो जैसे ही पहला स्पर्म टच करेगा जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को, बेटा एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा, इसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे। उन एंजाइम्स को कहते हैं स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम बर्स्ट एंड रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। स्पर्म से निकल रहे हैं, लाइसिस करेंगे यानी ब्रेकडाउन करेंगे कोरोना का, जोना का, अभी हम देखेंगे, तब राजकुमारी के घर में घुसेंगे। तो सवाल उठता है कौन कौन से एंजाइम्स हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो भी बताऊंगी। बेटा देखो, सबसे पहले इस स्पर्म को कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करना है। कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड है, सीमेंटिंग मटेरियल, तो उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज, लिपिड तोड़े लाइपेज, प्रोटीन तोड़े प्रोटीएज, हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करे तो हाइल्यूरोनिडेज। दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट हाइल्यूरोनिक एसिड जिसने कोरोना रेडिएटा के सेल्स को बांध रखा है सीमेंट की तरह। अब कोरोना रेडिएटा के सेल्स को भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सबको भेदता हुआ अंदर जाना है। इसे कहते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये पूरे कोरोना रेडिएटा के सेल्स को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा सेल्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, शॉर्ट में सीपीई लिख देते हैं। और फिर इसे जोना पेल्यूसिडा, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, उसके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ेगा तब अंदर घुसेगा। इसे कहते हैं जोना लाइसिन एंजाइम। जोना का ब्रेक डाउन करना है, जोना लाइसिन, या इसे ही एक्रोसिन भी बोलते हैं। बेटा ये इतना नहीं भी याद करोगे डिटेल चलेगा, एनसीईआरटी की लाइन अभी आपको बताती हूं। टोटल मिलाकर इन्हें स्पर्म लाइसेंस कह देते हैं। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को टच करेगा, एक्रोसोम बर्स्ट होगा और उसके अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करेंगे और सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेंगे। वो उसे ही टच नहीं कर रहे हैं, वो राजकुमारी के दिल को टच कर रहे हैं। राजकुमारी ने तय कर लिया कि तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कवारी मर जाऊंगी। अब राजकुमारी मदद करेगी कि सिर्फ वही राजकुमार अंदर आए और बाकी सारे जो डुड़ुक 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 घोड़े पर सवार आ रहे हैं वो रुक जाएं, पॉलीस्पर्मी ना हो।
चलिए, एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, अब आपको वो लाइन लिखवाती हूं मैं, इसके बारे में एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, आइए लिखते हैं। सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम, यानी यही बेटा स्पर्म लाइसिन की बात हो रही है। हेल्प स्पर्म, ये हेल्प करते हैं स्पर्म को एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक्चुअली अभी ओवम नहीं है, अभी तो सेकेंडरी oocyte ही है। थ्रू एनसीईआरटी में लिखा है जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्चुअली कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो एक्रोसोम के सिक्रीशंस स्पर्म को हेल्प करते हैं टू एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte थ्रू कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा एंड फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट दिस इज हाउ इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। हो जाए तो जरा एक थम्स अप दे दो। हो गया बेटा? चल, अब आ जाओ, हम फोर्थ स्टेप पर आते हैं और इसमें दो चीजें होंगी। अब बेटा राजकुमार इनको मिलकर सबसे पहले बाकी स्पर्म्स को आने से रोकना है। बहुत सारे स्पर्म्स यानी पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है। तो एक फास्ट ब्लॉक था, एक स्लो ब्लॉक था। सो फास्ट ब्लॉक कैसे होगा? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी वर्ड एनसीईआरटी में दिया है बेटा, इसीलिए आपको बिल्कुल आना चाहिए। कभी अगर एनटीए पीछे पड़ के खतरनाक पेपर बनाएगा तो अपने को उसकी तैयारी रखनी है। ये सब चीजें पूछी जाती थी पहले। बेटा समझो हुआ क्या है। ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। इधर ये जोना पेल्यूसिडा थी और इधर ये कोरोना रेडिएटा थी। पूरा बीच बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड है। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को टच करा पहले राजकुमार ने तो उसने वहां का हाइल्यूरोनिक एसिड और वहां के सेल्स को डाइजेस्ट करा, ठीक है। फिर वहां की जोना पेल्यूसिडा को भी डाइजेस्ट करा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करा। तो एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी हो गई है। ऐसा समझो राजकुमारी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया है अपने राजकुमार का, ये राजकुमार ने टच कर दिया। इसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी हो गई है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आप जानते हो कि सेकेंडरी oocyte एक सेल है, सेल। नर्वस सिस्टम चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ चुके हैं। वहां पर अगर आपको याद हो तो जब रेस्टिंग स्टेज होती है किसी भी न्यूरॉन की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, तो -70 मिली वोल्ट्स का पोटेंशियल होता है, यानी पोलराइज्ड होता है। न्यूरॉन के अंदर माइनस चार्ज होता है और न्यूरॉन के बाहर प्लस चार्ज होता है। कितने स्टूडेंट्स को यह बात याद आ रही है? हाँ गुरुमा, हमको याद आ रही है। यानी नेगेटिव चार्ज होता है और इनर एंड पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद है बेटा? याद आ रहा है सबको? ये बेटा फर्टिलाइजेशन कोन कहलाता है। ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, एक बार लिख देती हूं। अब होता क्या है, जैसे ही पहला राजकुमार जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को टच करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, एक्रोसोम बर्स्ट होगा, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स रिलीज होंगे, जोना कोरोना डाइजेस्ट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होगी, यानी फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा। राजकुमारी क्या करती है? सिपाही बदल देती है।
बेटा राजा जी ने राजकुमारी के कमरे पे यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर माइनस और बाहर पॉजिटिव वाले सिपाही रख रखे थे, कहीं दूसरे स्पर्म्स भी एंटर ना कर जाएं। तो यहां से ढेर सारा सोडियम आयन अंदर जाता है, और आप जानते हो बेटा जब सोडियम आयन अंदर जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगा, यानी थोड़ी देर के लिए टेम्पररली बेटा, थोड़ी देर के लिए टेम्पररली प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, और उस डीपोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पर्म्स क्रॉस नहीं कर सकते। स्पर्म्स केवल पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करते हैं। पर राजकुमारी ये काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगी, वरना महाराजा जी को पता चल जाएगा और पता पड़ा पूरी शादी कैंसिल कर दे। तो थोड़ी देर के लिए जैसे ही स्पर्म ने एंटर करा, राजकुमारी सोडियम आयंस अंदर घुसाएगी, मेम्ब्रेन्स डीपोलराइज होगी ताकि बाकी के स्पर्म्स ना आ पाए। पर ये थोड़ी देर के लिए होगा, बहुत जल्दी होगा। इसे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं, फास्ट ब्लॉक। सो यहां पर हुआ क्या है, आइए लिखते हैं। व्हेन फर्स्ट स्पर्म टचेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन of secondary oocyte, when first sperm touches plasma membrane of secondary oocyte, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहें फैला के स्वागत करेगी, प्रोट्रूड्स आउट टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन, टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन बनता है, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, सोडियम आयंस अंदर आएंगे। सिपाही बदल रहे हैं बेटा, पिताजी ने सोडियम को बाहर रखा था, अब सोडियम अंदर आ गया, और जैसे ही सोडियम अंदर आ गया तो माइनस की जगह उल्टा हो गया बेटा, अंदर अब प्लस हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, और डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन को बाकी के स्पर्म्स नहीं क्रॉस कर सकते हैं, तो वो वहीं रुक जाएंगे। पर थोड़ी देर में वापस से रीपोलराइजेशन और फिर से रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी। ये काम ज्यादा देर तक नहीं होता, इसीलिए बेटा फास्ट ब्लॉक बोला है। अब अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। बेटा अगर आप सब कुछ भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, तो इतना याद रखना कि जो फास्ट ब्लॉक है वो सोडियम इनफ्लक्स के कारण है, बस। दिस इज मोर देन इनफ। फास्ट ब्लॉक इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन राजकुमारी को मदद तो करनी है बेटा, मदद की तो ठान ली है। ज्यादा देर तक सिपाही नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मदद तो करनी है। बाकी के स्पर्म्स को नहीं आने देना है, बाकी के स्पर्म्स को नहीं आने देना है। यानी अब होगा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मदद करेगी वो, लड़की का दिल जीत लिया है, लड़की ने शादी का मन बना लिया है। अब चाहे माँ रूठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर दी, अब चाहे घर छूटे या दुनिया यारा मैंने तो हाँ कर दी। यानी अब मेम्ब्रेन हो गई है डीपोलराइज्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा वो हो गई है डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज। ज्यादा देर तक डीपोलराइज नहीं रहेगी बेटा, ज्यादा देर तक डीपोलराइज नहीं रहेगी, दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। अब सुनो क्या होता है। अब अपने को पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जोना पेल्यूसिडा है, ये चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है, बीच बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड है। इन सबको डाइजेस्ट करके ही अपना राजकुमार पहुंचा है अंदर, पहला वाला। लेकिन बाकी सब भी आने की जुगाड़ में है। तो यहां पे भी बहुत सारे स्पर्म्स आ गए हैं पास पास में काफी। एक स्पर्म अपना यहां तक घुस गया है अंदर तक। बेटा ये सेकेंडरी oocyte के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक मतलब स्मूथ ईआर है, ऐसा समझ लो, स्मूथ ईआर,
ये एक एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, ईआर भी होगी, आरईआर, एसईआर सब होगा। यहां से कैल्शियम आयंस निकलते हैं, यहां से कैल्शियम आयंस निकलते हैं। याद है मसल के अंदर भी स्मूथ ईआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहा था, वहां से कैल्शियम निकले थे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना था। और बेटा याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहां पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है। जैसे ही कैल्शियम आयंस आते हैं वो इन्हें बर्स्ट करवाते हैं, इन्हें बर्स्ट करवा देते हैं, और इनका जो भी मटेरियल है वो इस पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर आ जाता है। जो भी मटेरियल है इस पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर आ जाता है। बेटा ये सीमेंट जैसा मटेरियल होता है और थोड़ा सा पानी भी आता है, और सीमेंट में जब पानी आ जाए तो वो एकदम कड़क हो जाता है, कड़क हो जाता है। यानी ये जो स्पेस है बेटा, ये पूरी स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस की बात कर रही हूं बेटा, ये दीवार बन गई। और काफी सारे स्पर्म्स जो बेचारे कोरोना रेडिएटा को भेद के, जोना पेल्यूसिडा को भेद के यहां तक आए थे, वो अनारकली की तरह यहीं चुन दिए गए। वो कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाए। भाई एक ही स्पर्म थोड़ी ना अंदर जा रहा है, बाकी भी तो तेजी से आ रहे हैं। उन्होंने भी तो बाद में जोना पेल्यूसिडा रिसेप्टर को टच किया होगा, उनका भी तो एक्रोसोम बर्स्ट हुआ होगा, उनके भी तो स्पर्म लाइसिन रिलीज हुए होंगे, उन्होंने भी तो कोरोना रेडिएटा जोना पेल्यूसिडा को भेदा होगा, वो भी तो घुसने की जुगाड़ में है। तो राजकुमारी ने अपने अंदर जो स्मूथ ईआर है उसमें से कैल्शियम आयंस निकलवा के, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बर्स्ट करा के, थोड़ा पानी डाल के सीमेंट जैसा कर दिया। जैसे ये सारे अनारकली हो गए और उसमें चुन गए, मोटी सी दीवार बन जाती है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बर्स्ट होते हैं। इसे कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। आप नहीं याद करोगे ये चलेगा मेरे प्यारे नादान परिंदों, ये चलेगा। स्मूथ ईआर जो है, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। यानी बेटा अब सारे स्पर्म्स इसमें चुन गए सिवाय एक के जो अंदर घुस गया है। ये स्लो ब्लॉक है, परमानेंट ब्लॉक है, अब कोई स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। तो फास्ट ब्लॉक हुआ था सोडियम आयंस अंदर आने से, और स्लो ब्लॉक हुआ है कैल्शियम आयन के रिलीज होने से। चलिए लिखें इसको हम। सो जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगी, ये इंड्यूस करेगा स्मूथ ईआर को, ये रिलीज करेगी इसके अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम आयंस हैं इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, और ये कैल्शियम आयंस जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं उन्हें बर्स्ट कराएंगे, यानी एक्सोसाइटोसिस करवा देंगे। एक्सो बाहर की तरफ जो भी मटेरियल भरा है बेटा वो बाहर जाएगा, उसमें थोड़ा सा पानी पड़ेगा, सीमेंट जैसा कड़क हो जाएगा। जैसे याद है अपन घर में छत डलती है, तराई करते हैं, तो सीमेंट पर पानी डालते हो तो सीमेंट एकदम हार्ड हो जाता है बेटा, कड़क हो जाता है। रिलीज इट्स कंटेंट इनटू, ये सब कहां चुन दिए गए हैं बेटा? पेरीविटलाइन स्पेस में, पेरीविटलाइन स्पेस में, सेकेंडरी oocyte के अंदर नहीं घुस पाए। सो एसईआर रिलीज कैल्शियम आयंस इनटू साइटोप्लाज्म, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बर्स्ट होंगे, उसके कंटेंट्स आ जाएंगे पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर। इससे जोना पेल्यूसिडा और पेरीविटलाइन स्पेस एकदम थिक हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, थिक एंड हार्ड। इसे जोना रिएक्शन भी कहते हैं। आप नहीं भी याद करोगे बेटा चलेगा। और अब सारे परमानेंटली, अब बेटा अब कोई अंदर नहीं घुस सकता, अब कोई अंदर नहीं घुस सकता, यानी ये स्लो, थोड़ा टाइम तो लगा पर परमानेंट ब्लॉक हो गया। सीमेंट की दीवार ही बना दी बेटा राजकुमारी ने। ओनली वन स्पर्म जो एंटर हो चुका है, बस वही हुआ है स्लो और परमानेंट ब्लॉक। हमें क्या आना चाहिए कि स्लो एंड परमानेंट ब्लॉक जो है वो कैल्शियम आयन से रिलेटेड है, कैल्शियम आयंस वो करवा रहे हैं, और फास्ट ब्लॉक सोडियम आयंस करवा रहे हैं।
एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है अभी बताती हूं आपको। हो गया तो जरा डन डनाडन डन कर दीजिए। आओ चलो एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखवाती हूं अब आपको। एनसीईआरटी ऐसे थोड़ी रटाई आती है बेटा, समझना पड़ता है। चलिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, हम फर्टिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। व्हेन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, व्हेन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ ओवम, एक्चुअली अभी ओवम है नहीं, अभी तो सेकेंडरी oocyte है। एंड यानी जब एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा लेयर के एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन मेम्ब्रेन, चेंजेस इन मेम्ब्रेन। मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनो बेटा, यही चेंजेस की तो मैंने बात करी है आपसे। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले जैसे ही फर्स्ट स्पर्म जोना पेल्यूसिडा लेयर के ZP रिसेप्टर को टच करेगा, यही बात तो की है, एक्रोसोम बर्स्ट होगा और उसके एंजाइम्स हेल्प करेंगे कोरोना जोना पेल्यूसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। और अब मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे, वो क्या चेंजेस होंगे वो एनसीईआरटी में नहीं दिया। अगर क्वेश्चन आ गया जो पढ़ा रही हूं तो आप कोर्ट में डिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, आपको पता होना चाहिए चेंजेस इन मेम्ब्रेन। पहला चेंज ये होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयंस आएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसके कारण डीपोलराइजेशन होगा और उसके कारण फास्ट टेम्पररी ब्लॉक होगा, अदर स्पर्म्स को आने से रोका जाएगा। और उसके बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे, जिसके कारण से जो जोना पेल्यूसिडा है, पेरीविटलाइन स्पेस है, एकदम थिक और हार्ड हो जाएगी और ये स्लो या परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा टू पॉलीस्पर्मी। ये सारे चेंजेस होंगे मेम्ब्रेन में। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ additional sperms, to prevent entry of additional sperms, to prevent entry of additional sperms। इस बात से श्योरिटी होगी कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। दिस एंश्योर्स दैट ओनली वन sperm fertilizes the ovum, only one sperm fertilize ovum। बेटा ये असर्शन है कि why only one sperm fertilize the ovum, ये असर्शन है कि only one sperm fertilize ovum, ये असर्शन है, स्टेटमेंट है। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा, रीजन ये है कि मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे जिसके कारण से अदर स्पर्म्स की एंट्री को रोका जाएगा और इसीलिए दैट्स व्हाई ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम। सवाल उठता है ट्विन्स कैसे बनते हैं? बेटा ध्यान से सुनो, 2 मिनट सुन लो बस, जेनेटिक्स में लिखवाएंगे, सुनो। एक ही स्पर्म घुसा, एक ही ओवम बना, एक ही जाइगोट बना। जाइगोट सिंगल सेल है, उससे 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज होती है। उस समय अगर वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए, अभी टोटी पोटेंट सेल है, हर सेल से हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर पूरी बॉडी बन सकती है। तो अगर एक ही सिंगल जाइगोट है, सिंगल सेल है, उससे 2 डिवाइड हो गए, मतलब एक जाइगोट था सिंगल सेल, उससे माइटोसिस हुआ, 2 सेल बने और वो दोनों सेल अलग हो गए, इससे भी एक बॉडी बन गई, इससे भी एक बॉडी बन गई। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। एक ही जाइगोट था, एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था, एक ही जाइगोट था, उससे ट्विंस बन गए। इनका जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होगा बेटा। ये राम और श्याम, ये वो जुड़वा के वरुण धवन है, सीता और गीता है, एग्जैक्टली सेम होगी। एक को मारो दूसरे को दर्द होगा, जेनेटिक्स सेम होगी, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, शक्ल भी सेम होगी।
मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बट कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि अगर एक से ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ या दोनों ओवरीज में ग्राफियन फॉलिकल बन गए, आपने दवाइयां दी थी ओव्यूलेशन के लिए, मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, या कभी कभी नेचुरली भी ऐसा हो जाता है। अगर एक से ज्यादा ग्राफियन फॉलिकल बने, एक से ज्यादा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ और दोनों के पास स्पर्म ने फर्टिलाइज करा, तो दो स्पर्म है, दो ओवम बनेंगे, दो जाइगोट बनेंगे डिफरेंट। एक जाइगोट से एक इंडिविजुअल, सेकेंड जाइगोट से सेकेंड इंडिविजुअल बन जाएगा। ये भी ट्विंस हैं पर डाइजाइगोटिक, क्योंकि दो जाइगोट बने हैं सेपरेटली। हो सकता है दोनों XX हो लड़कियां, हो सकता है दोनों XY हो लड़के, या एक XX एक XY लड़का और लड़की भी हो सकता है। इनकी शक्लें डिफरेंट होंगी, जेनेटिक्स डिफरेंट होगा, क्योंकि स्पर्म डिफरेंट है, ओवम डिफरेंट है, जाइगोट ही डिफरेंट है। ये सब पूछा जाता है, 2025 में भी आया है। तो क्लास में जो आपके टीचर्स बताते हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गए, मजे आ गए? इसको और डिटेल में आगे लेके जाएंगे। ट्रिपलेट्स भी ऐसे ही होते हैं बेटा। हमने IVF किया, सपोज करो 4 बहुत अच्छे एम्ब्रियोज। एक्चुअली पता है ट्विंस का क्या मतलब है? लिखना मत। एक्चुअली ट्विंस का क्या मतलब है, ट्विन प्रेगनेंसी का क्या मतलब है? अगर दो भ्रूण, दो एम्ब्रियो एक साथ यूट्रस में पल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एक साथ डिलीवरी हो रही है, तो वो ट्विंस हैं। वो मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक कुछ भी हो सकते हैं। और एक्चुअली एग्जैक्टली सेम टाइम पे भी डिलीवरी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 11:55 45 सेकंड पर दोनों आते हैं। नहीं बेटा, 2-4 मिनट का डिफरेंस होता है बर्थ टाइम में। इसीलिए भले ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, बट उनकी भी कुंडलियां अलग अलग होती है, ग्रह नक्षत्र अलग अलग होते हैं, किस्मत भी अलग अलग होती है। देखो ईश्वर ने क्या जबरदस्त बनाया है, कर्मों का विधान है। ऐसा थोड़ी उनकी किस्मत भी सेम होती है, नहीं। क्योंकि वो जो 2-3 मिनट डिलीवरी में जो फर्क आएगा, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा, उससे जो टाइम ऑफ डिलीवरी चेंज होता है, उससे भी पूरा हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र, किस्मत, ये सब चीजें बदल जाती हैं। So this is how beautifully nature is controlling us। और हमारा कितना बड़ा ईगो होता है इंसान का, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये मैनिफेस्ट कर दूंगा। अरे कुछ नहीं, बकवास है। 10 चीजें सोची थी, 2 चीजें हो गई, तो बोलते हैं मैनिफेस्ट कर दिया। उन 8 की बात कौन करेगा जो हुई नहीं तुम्हारी? इसीलिए ईश्वर पर, इष्ट पर भरोसा रखो, अपने कर्मों को सही रखो, अपनी नियत को सही रखो, वही आपको आगे लेके जाएगा। कभी भी ईगो में मत आइए, घमंड मत करिए। जो आपको मिल रहा है वो कृपा से मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा वो भी कृपा है, उसमें भी शांत होइए, और जो मिल रहा है उसको देखिए, पॉजिटिव रहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना बस ऐसे ही बेटा, ये जो एक ने लिखा है एस्ट्रोलॉजी इज अ मिथ, ये आपको कहने का हक नहीं है। ये जो आप लोग इधर उधर का कॉपी पेस्ट ज्ञान लेकर आ जाते हो ना, जो आजकल आप लोग सवाल उठाते हो कि ये अवतार आए भी थे या नहीं, ये हुआ भी था या नहीं, इसका क्या प्रूफ है, उसका क्या प्रूफ है, बेटा ये उसे कहने का हक होता है जिसने वो जर्नी की है। मैंने अगर कोटा से दिल्ली तक की जर्नी की है तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ, आप वहां बैठे बैठे बात नहीं कर सकते हो। तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है पूरा? क्या आपने हॉरोस्कोपी का पूरा ज्ञान है? क्या पामिस्ट्री का पूरा ज्ञान है? क्या आपको किसी भी रिलीजन का पूरा ज्ञान है? अगर ज्ञान नहीं है तो मुंह बंद रखो। यही तो प्रॉब्लम हो गई है आजकल। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इधर उधर का कॉपी पेस्ट ज्ञान लेकर दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिथ, और फिर जो ऐसे टप्पे खाते रहते हैं जिंदगी भर, भटकते रहते हैं इधर से उधर, सुखी दुखी होते रहते हो। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए बोलती हूं नाम जप करिए, दिमाग ठिकाने पे रहेगा, जीवन ठिकाने पे रहेगा। वरना बड़े से बड़ा अहंकारी 10-10 सर है जिसके, उसका खात्मा भी कोई नहीं रोक पाया। महापंडित, महाज्ञानी, सर्वसमर्थ, उसका भी घमंड चूर चूर हुआ। सबका होता है। चलो, तो अब कहानी में कहां तक पहुंच गए हैं, आगे की हम बात कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, नॉलेज की तो बात ही मत किया करो। एक्चुअली जो नॉलेजेबल इंसान होगा ना, सच में वो पता है क्या बोलेगा कि मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट परफेक्ट। अगर कोई बोलते ना आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आजकल बड़ी रील बनती है, तो बेटा आप बेवकूफ हो। हाउ कैन एनीबडी बी परफेक्ट? देयर शुड ऑलवेज बी अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हाउ कैन यू बी परफेक्ट?
हाउ कैन यू नो ऑल एवरीथिंग, हाउ कैन यू नो ऑल द थिंग्स? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। या तो आप सच्चे संत में कन्वर्ट हो जाएं, ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं जो, हाउ कैन यू से थिंग्स लाइक दिस? नो, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग। मैंने इतने बड़े बड़े न्यूरो सर्जन देखे हैं, कार्डियो सर्जन देखे हैं, ये तो मैं मेरी फील्ड की बात कर रही हूं। एक मेहता सर थे, अब तो ही इज नो मोर, वो नासा के साइंटिस्ट, 100 से ज्यादा कंट्रीज में विजिटिंग प्रोफेसर, ग्रेट फिजिसिस्ट, इंदौर के SGSITS जो वहां का NIT है उसके डीन से रिटायर्ड। मतलब उस समय के उनके टाइम की कोई बड़ी हस्ती नहीं होगी जिसके साथ उनके हंसते खेलते घर जैसे फोटोग्राफ्स नहीं है। और वो क्या शब्द बोलते थे आपको बताती हूं, वी ऑल आर डॉग्स लीच्ड इन द हैंड्स ऑफ गॉड। जितनी लीच छोड़ेगा उतना ही हम आगे जाएंगे। उनसे ज्यादा और क्या आपको मैं बताऊं, जिन्होंने इतने कर्म कर लिए, इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, और वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। और जो छोटा छोटा सा पाते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेटा सबका डाउनफॉल आ जाता है, एक मोमेंट, एक ओकेजन, एक कांड बहुत होता है पूरा बर्बाद करने के लिए या उठाने के लिए। चलो, आपने ऐसी बात छेड़ दी, गुरु मां के दिल के तार छेड़ दिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे सभी नादान परिंदे ईश्वर पर यकीन रखें। जो भी आप स्वरूप को माने, चाहे निराकार को माने, पर कम से कम इतना माने कि आपके ऊपर एक शक्ति है, देयर इज अ हायर पावर विच इज रनिंग दिस वर्ल्ड एंड नॉट यू। वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मास। और मेरे सभी नादान परिंदे सही चूज करें जब चॉइस की बारी आए। और वो सही क्या है, काफी चीजों में तो हमें पता है, और जहां नहीं पता है बड़े बड़े डिसीजंस में, वहां वो ईश्वर हमें अंदर से गाइड करे। बस मैं ये चाहती हूं आपके लिए। चलिए, तो कहानी कहां तक पहुंच गई है? आ जाओ मेरे प्यारे नादान परिंदों, जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कहानी यहां तक पहुंची है कि सबसे पहले 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं जो वेजाइना में आए। वेजाइना कुछ ने क्रॉस की, कुछ ने सर्विक्स क्रॉस किया, कुछ ने यूट्रस क्रॉस किया। यहां पर कैपेसिटेशन हुआ, 6 to 7 आवर्स लगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर और ज्यादा मैच्योर बनाया गया, स्पर्म को केपेबल बनाया गया, उसका मुकुट उतारा, घोड़े दिए गए। इसके बाद होगी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जो सही फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेंगे। एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के सरफेस पर है, फर्टिलाइजिन एग के सरफेस पर है, स्पीशीज स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, इनमें अट्रैक्शन होगा और 200 से 300 स्पर्म्स एग के आसपास पहुंचेंगे। इसके बाद थर्ड होगा, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करेगा, एक्रोजोम बर्स्ट होगा, जिसे एक्रोजोमल रिएक्शन कहेंगे। स्पर्म लाइसेंस रिलीज होंगे, ये सब हेल्प करेंगे कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। इसके बाद राजकुमारी का दिल जीत लिया है, तो बाकियों को आने से रोकना है। तो अब फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगी। फास्ट ब्लॉक सोडियम इनफ्लक्स के कारण, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन के कारण होगा, और स्लो ब्लॉक कैल्शियम आयंस जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस करेंगे, जोना पेल्यूसिडा थिक और हार्ड हो जाएगी और सारे स्पर्म्स को अनारकनी की तरह चुनवा दिया जाएगा। अब एक ही स्पर्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और पहुंचा है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो एंट्री होगी स्पर्म की इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक बड़ा प्यारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूरा स्पर्म एक बार एंटर करता है, इस पर क्वेश्चन आया है PYQ। पूरा स्पर्म, होल स्पर्म, मतलब उसका हेड में वो टोपी तो फट चुकी है, बर्स्ट हो चुकी है, न्यूक्लियस, फिर दोनों सेंट्रियोल, वो नेक पार्ट, मिडिल पीस और टेल, पूरा स्पर्म एंटर करता है बेटा, होल स्पर्म। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये अभी अटका हुआ है, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। याद है ना आपको, ये ओवरी से भागी थी जब, तब से ही अटकी हुई है बेटा, ये तब से ही अटकी हुई है। जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी,
तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां टिंग टिंग टिंग। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी बेटा, वैसे ही सेकेंडरी oocyte जो है उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, यानी मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा, एनाफेज 2 कंप्लीट होगा, टीलोफेज 2 कंप्लीट होगा, साइटोकाइनेसिस 2 कंप्लीट होगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। ये अनइक्वल डिवीजन है। मियोसिस 1 भी अनइक्वल था, मियोसिस 2 भी अनइक्वल है, पर मियोसिस 1 कहां हुआ था? ओवरी के अंदर, टर्शरी फॉलिकल में, जब सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी बनी थी। पर ये कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। जैसे ही ये होगा, एक बड़ा सेल बनेगा, मेजर सारा साइटोप्लाज्म इसी सेल के पास आएगा। इसे हम कहेंगे ओवम या फीमेल गैमीट या ऊटेड। ऑफ कोर्स ये हैप्लॉइड होगा बेटा, बिल्कुल दोनों सेल हैप्लॉइड ही बनेंगे, पहले ही सिखा चुकी हूं आपको। और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, एक छोटू सी पोलर बॉडी बनेगी, एंड वन टाइनी या स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी। ये भी हैप्लॉइड है बेटा। फर्स्ट पोलर बॉडी हर महीने बनती है, पर सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ तब बनेगी जिस महीने प्रेगनेंसी हुई है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, स्पर्म अंदर एंटर हुआ है। इसे फेंक दिया जाएगा पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर, थ्रोन इनटू पेरीविटलाइन स्पेस, थोड़ी देर पहले बताया था, और वहां ये मर जाएगी एंड डीजेनरेट्स, thrown into perivitline space and degenerates. So इन दोनों का फॉर्मेशन होगा जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं। अब बेटा बहुत इजी है। अब स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स है 23, और ओवम के अंदर भी न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम्स है 23। तो पहले इन दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करता है, यानी पूरा सेल फ्यूज कर गया, यानी सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। एक शानदार क्वेश्चन आया था नीट में, आउट ऑफ एनसीईआरटी, अभी बताती हूं आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो आप आंसर नहीं कर सकते थे। आइए आपको बताती हूं बेटा। PYQ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ये था कि एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी अकर्स, यानी सेकेंड पोलर बॉडी को बाहर कब फेंका जाता है, बाहर कब फेंका जाता है? जरा चैट में लिख के बताओ, आफ्टर स्पर्म एंट्री या बिफोर स्पर्म एंट्री? सोचो बेटा, जब स्पर्म की एंट्री हुई, ये सेकेंडरी oocyte था, ये जोना पेल्यूसिडा थी, ये सारी कोरोना रेडिएटा थी, पूरा स्पर्म अंदर घुसा, तब जाकर इस सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 कंप्लीट किया, और तब जाकर एक छोटी सी, सपोज ये बन गई सेकेंड पोलर बॉडी, और ये पूरा कन्वर्ट हो गया ओवम में, यानी आफ्टर स्पर्म एंट्री फॉर्म होगी सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन अब इसे फटाफट से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये फेंक दी गई बेटा, ये फेंक दी गई, ये फेंक दी गई, और जब इसे फेंक दिया उसके बाद स्पर्म और ओवम का साइटोप्लाज्म, एक्चुअली होगा क्या, अब स्पर्म की टेल, मिडिल पीस और नेक के अंदर वो जो पीछे वाला सेंट्रियोल है, बेसल बॉडी, ये सब डीजेनरेट हो जाएंगे, इनका काम ही नहीं है। अब क्या बचेगा? स्पर्म का थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ओवम का ढेर सारा साइटोप्लाज्म जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है और न्यूक्लियस। तो दोनों का साइटोप्लाज्म और दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा।
जोना पेल्यूसिडा अभी भी है, अब ये जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट बन गया, 2n डिप्लॉइड, अब ये जाइगोट बन गया। पहले बेटा ओवम भी हैप्लॉइड था और ये स्पर्म पूरा घुसा था, ये भी हैप्लॉइड था, इसीलिए बेटा जाइगोट के अंदर जो मेन साइटोप्लाज्म आता है वो ओवम का आता है, इसीलिए ओवम को बड़ा सेल बनाया है। स्पर्म के अंदर कम साइटोप्लाज्म था क्योंकि उसे दूर यहां तक आना था, ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए था। आ रहा है समझ में? और ओवम के अंदर ढेर सारा साइटोप्लाज्म था और ओवम वाला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जाइगोट में आया है, स्पर्म से सेंट्रियोल जाइगोट में आया है। मजे आ गए? सो आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आया है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी को याद कराए आप कर ही नहीं सकते हो बेटा। पहले स्पर्म ने एंट्री करी, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हुई, सेकेंड पोलर बॉडी को बाहर फेंक दिया पेरीविटलाइन स्पेस में, और फिर स्पर्म और ओवम ने फ्यूज करा और फर्टिलाइजेशन हुआ। यानी आफ्टर स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, 4 ऑप्शंस थे जिसमें से ये करेक्ट था। मजे आ गए? तो मुझे अब ये बताना है, फर्टिलाइजेशन तो मैंने करा दिया बेटा, 7 समंदर पार मैंने करा दिए, शादी भी करा दी, जाइगोट भी बना दिया, कि इस फर्टिलाइजेशन का, इस पूरे प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बताइए, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो बेटा, एक तो ये बात है कि जो स्पर्म बना है, ओवम बना है, गैमीट्स बने, वो हैप्लॉइड है, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी, बट हम डिप्लॉइड है, स्पीशीज, एज अ स्पीशीज। सो फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड कंडीशन दोबारा आ गई, जाइगोट बन गया, फिर से हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज आ गई, तो डिप्लॉइड 12 से रिस्टोर हो गई। मियोसिस के कारण गैमीट्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड बने थे। दूसरा बेटा, ये पूरे फर्टिलाइजेशन में जो फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक हुआ मेम्ब्रेन में चेंजेस के कारण, उस कारण एक ही स्पर्म अंदर घुसेगा, यानी पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया गया, एंट्री ऑफ मेनी स्पर्म्स नहीं होती है नॉर्मली। ट्विंस की बात अलग है, पर पॉपुलेशन में कहां मिलते हैं जुड़वा ज्यादा, बताइए। यस, वेरिएशंस भी आएंगे बेटा, वो तो मियोसिस के कारण ही आ गए हैं, वो तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ही आ गए हैं, और इसी टाइम पर जेंडर यानी सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। कैसे? अभी आपको बताती हूं, वैसे तो आप जानते ही होंगे। इस समय पर लिंग निर्धारण हो जाता है कि ये जो जाइगोट है ये फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है। बहुत बहुत इजी है, अब जो मैं लिखवाने वाली हूं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। आइए चलिए बेटा, ह्यूमन में मेल में क्या होता है, हमारे हर सेल में 44 ऑटोजोम्स होते हैं और मेल्स के अंदर XY क्रोमोजोम होते हैं, एक X क्रोमोजोम एक Y क्रोमोजोम, और फीमेल के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोजोम होते हैं। कितने स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है? बिल्कुल इजी है बेटा, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूं आपको। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो फाइनली गैमीट्स बनेंगे बेटा। मेल्स के अंदर स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म्स बनेंगे, 2 होंगे 22 प्लस X और 2 बनेंगे 22 प्लस Y, एक स्पर्मेटोगोनिया से। फीमेल के अंदर एक oogonia से एक ही ओवम बनेगा और वो सारे 22 प्लस X होंगे, क्योंकि फीमेल के पास तो Y क्रोमोसोम है ही नहीं, तो जितने भी ओवम बनेंगे, पोलर बॉडीज बनेंगी, वो सब 22 प्लस X थी। यानी मैं लिख सकती हूं कि 100% या ऑल ओवम 22 प्लस X, ऑल ओवम 100% ओवम आर 22 प्लस X, जबकि यहां पर मैं लिखूंगी 50% स्पर्म्स
22 प्लस एक्स है और बचे हुए 50% स्पर्म्स 22 प्लस वाई है। अब बेटा राजकुमारी तो 22 प्लस एक्स ही है हर महिला के अंदर, पर स्पर्म जो पहला अंदर घुसेगा ये चांस की बात है, ये चांस की बात है। अगर ये अंदर घुसा तो 44 प्लस एक्स एक्स जाइगोट बनेगा, और अगर ये अंदर घुसा तो 44 प्लस एक्स वाई जाइगोट बनेगा। यानी यहां लड़की पैदा होगी और यहां लड़का पैदा होगा। यानी कौन डिसाइड कर रहा है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा? टाइप ऑफ स्पर्म डिसाइड कर रहा है। स्पर्म, स्पर्म से एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। फीमेल का कोई लेना देना नहीं है, फीमेल के पास तो ओनली एक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर वो दे देती है। यानी अगर कोई पूछे कि सेक्स कब डिसाइड होता है, सेक्स इज डिसाइडेड, तो बेटा फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही डिसाइड हो गया है, क्योंकि उसी टाइम पर स्पर्म ने एंट्री मार दी है। अगर एक्स वाला स्पर्म आएगा तो एक्स एक्स लड़की पैदा होगी, वाई वाला स्पर्म आएगा तो एक्स वाई लड़का पैदा होगा। सो सेक्स इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ही तय हो गया है कि मेल है या फीमेल है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और किससे डिसाइड हुआ है? बाय टाइप ऑफ स्पर्म। स्पर्म 22 प्लस एक्स है या 22 प्लस वाई है जो ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, फर्टिलाइजिंग ओवम। टाइप ऑफ स्पर्म इज डिसाइडिंग, टाइप ऑफ स्पर्म इज डिसाइडिंग। यानी हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली अगर हम बात करें बेटा, साइंटिफिकली, तो सेक्स इज डिसाइडेड बाय फादर। फादर का कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, एंड नॉट बाय मदर, क्योंकि मां जो है उसका तो ओवम हमेशा ही 22 प्लस एक्स होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास घर परिवार में कहीं भी कोई महिला प्रताड़ित की जा रही है कि लड़का पैदा नहीं हो रहा, तो आप समझा सकते हैं मम्मी को, दीदी को, भाभी को, किसी को भी घर में, पापा को, जो भी ये ब्लेम कर रहे हैं कि भाई भाभी के पास, दीदी के पास, जो भी वो लेडी है उसके पास तो वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, उसका रोल ही नहीं है लड़का पैदा करने में या नहीं पैदा करने में, उसके पास तो एक्स ही है। तो ये जो सारी डांट है, ये जो सारी टॉर्चर है, प्रताड़ना है, ये आप क्या करो? क्या ये आप भैया और जीजा जी पे डाल दो? यस या नो बताइए। नहीं, उनके भी क्या गलती है बेटा? ऐसा थोड़ी बोल सकते तेरा 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म क्यों गया, वाई वाला क्यों नहीं गया। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी है बेटा, संभावना है, 50-50% चांस है। हर प्रेगनेंसी में 50% चांस है लड़का होने का, 50% चांस है लड़की होने का। इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ चांस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर वाले समझदार हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। चलो आ जाओ। समटाइम्स, आओ बेटा, समटाइम्स लास्ट नोट आज का। कभी कभी बेटा 2 ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, 2 ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप, मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है बेटा, मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है। वो दोनों ही रप्चर होंगे, दोनों से ही ओव्यूलेशन होगा। तो 2 सेकेंडरी oocyte घर से भागेंगे, जोना कोरोना फ्रेंड्स के साथ पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर राजकुमार का इंतजार करने के लिए। तो 2 डिफरेंट स्पर्म्स आएंगे, घुसेंगे अंदर, जिससे 2 डिफरेंट ओवा बनेंगे, 2 डिफरेंट ओवा। तो 2 डिफरेंट स्पर्म्स आएंगे और 2 डिफरेंट ओवा होंगे, यानी 2 डिफरेंट जाइगोट बनेंगे,
दो डिफरेंट एम्ब्रियो बनेंगे। नेचुरली भी होता है बेटा, जरूरी नहीं है दवाइयां ही ली हैं, बट हाँ जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग इंजेक्शंस देते हैं FSH वगैरह के, वहां पर मल्टीपल फॉलिकल डेवलपमेंट ट्विंस काफी कॉमन होते हैं और वो मोस्टली ऐसे ही ट्विंस होते हैं। इन्हें कहते हैं बेटा डायजाइगोटिक ट्विंस। इन्हें फ्रैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, क्योंकि स्पर्म अलग अलग है बेटा, ओवम भी अलग है बट स्पर्म अलग अलग है। फ्रैटर्नल ट्विंस दोनों XX हो सकते हैं, दोनों YY हो सकते हैं, एक Y हो सकता है, दिखने में सेम नहीं होंगे बेटा, जीन्स अलग अलग हैं, अनआइडेंटिकल ट्विंस हैं ये। जैसे मुकेश अंबानी का बेटा और बेटी जो है, अनंत अंबानी ने, आकाश और ईशा अंबानी, या जोश मूवी आई थी, आज चेप मत लेना होमवर्क बोल के, उसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ट्विंस थे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस ज्यादा रेयर होते हैं, डाइजाइगोटिक से भी ज्यादा रेयर होते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऑफकोर्स जो बर्थ जन्म तो करवाया ही है ट्विंस का, वो अलग बात है, बट अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरे स्कूल में 2 मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे मेरी ही क्लास में। बड़ा रेयर होता है वैसे। एक का नाम था पारुल और प्रियंका, 2 बहनें थी, और एक थे गुरदीप और गुरप्रीत। बट बहुत डिफरेंट उनकी लाइव्स रही, करियर्स रहे, स्टडीज रही, बहुत डिफरेंट। मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे बेटा, बिल्कुल सेम दिखने में, जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट ओवा है, डिफरेंट स्पर्म है। नाउ जेंडर की बात करूं, मे बी सेम हो सकता है भाई, दोनों ही स्पर्म जो हैं वो X वाले हों या दोनों ही Y वाले हों, या एक X वाला आए एक Y वाला आए, तो लड़का लड़की भी पैदा हो सकता है। जेंडर मे बी सेम और डिफरेंट, बट जेनेटिकली डिफरेंट है बेटा। मैं हमेशा से पढ़ाती हूं, नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये ओवा तो हमेशा ही 22+X है। अब जो स्पर्म अंदर घुस रहा है वो 22+X भी हो सकता है, 22+Y भी हो सकता है, यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है दोनों X वाले आए, हो सकता है दोनों Y वाले आए, हो सकता है एक Y वाला आए, मे बी सेम और डिफरेंट। आइए इसके कुछ होमवर्क मैं आपको दे रही हूं। आज बहुत 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 मजे आए। हमने आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा जिन पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। सच्चे प्रेम की ताकत को देखा हमने, देखा कैसे राजकुमार 7 समंदर पार करके राजकुमारी के पास पहुंचा, और राजकुमारी के दिल को जैसे ही टच करा, राजकुमारी ने मदद करी राजा जी के खिलाफ जाकर कि बाकी और राजकुमार अंदर ना घुस पाए, और फिर राजा जी को उनकी शादी करानी पड़ी और सक्सेसफुली उनकी मैरिज हुई। तो वो गाना आज सत्य हो गया कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो ये गाना भी हमने सुना। 2 मिनट का टाइम लगेगा। ऐप पे मुझे जरूर 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 बताना आज की क्लास कैसी लगी, आनंद आ गया या नहीं आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करना हम इसे कल क्लास में सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी यहां तक की रीड करना, और इसके आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, डायग्राम की एक एक लेबलिंग क्लियर हो चुकी है, और कल हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, यानी जाइगोट से अब कैसे एम्ब्रियो बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, उन सब बातों पे बात करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे नादान परिंदों को गुरु मां का ढेर सारा प्रेम। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय एवरीबॉडी।